प्रिय छात्रों, हमने अपनी कल की वीडियो में आपको खाद्य फसलों के विषय में बताया था। ठीक है, तो यह हमारी कृषि पाठ की अंतिम वीडियो रहेगी। इसमें हम इस पाठ को समाप्त करेंगे। ठीक, अखाद्य फसलों में रबड़ के विषय में आपको बता दिया था। रेशेदार फसलों की बातचीत चलेगी। तो रेशेदार फसलों में आती हैं अखाद्य फसलों में कपास, जूट और सन, प्राकृतिक रेशम। ये चार मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं। चौथा रेशम के कीड़े की कोकून से प्राप्त होती है, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है, रेशम का कीड़ा। ठीक है, तो यह रेशम का कीड़ों का उत्पादन भी रेशम उत्पादन में कहलाता है। यह भी कृषि का एक प्रकार है। ठीक, कपास की बात करें तो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का एक मुख्य कच्चा माल है। कपास से ही सूती कपड़ा बनता है। ठीक, इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई और 210 पाला रहित दिन चाहिए जिसमें खिली धूप हो। यह एक खरीफ की फसल है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने तक लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। जूट, जिसे हम सुनहरा रेशा कहते हैं, जूट को उगाने के लिए ऐसे स्थानों पर जूट उगाई जाती है जहां पर हर वर्ष नई मिट्टी जमा होती रहती है। बाढ़ से, नदियों के द्वारा बहा के लाई गई नई मिट्टी जहां जमा होती है वहां पर जूट उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे आदि बनाने में होता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। जब से नायलॉन की मांग कम हो गई है, नायलॉन की कीमत कम हो गई है, तब से जूट की मांग भी पे भी असर इसका पड़ा है। अब बात करते हैं प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार, यानी कृषि में इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री में सुधार हुए हैं, उद्योगों में सुधार हुए हैं विभिन्न, उनके कारण किस प्रकार से कृषि में बदलाव आया है, इसकी बात हम इसमें करेंगे इस टॉपिक में। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, लेकिन अच्छी प्रौद्योगिकी न होने के कारण यहाँ पर कृषि में इतना उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता जितना विकसित देशों में होता है। सिंचाई को साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भूभाग में आज भी खेती बाड़ी करने के लिए किसान वर्षा के ऊपर निर्भर है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर एवं तकनीकी संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था और भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, इसलिए चकबंदी करना अनिवार्य था। 1960 से 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की, जैसे पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी सुधार की रणनीतियां आरंभ की। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति है 1960 से 70 के दशक में, 60 से 70 के दशक में विभिन्न प्रकार की सरकार ने सुधार योजनाएं की जिसके कारण कृषि के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। यह हरित क्रांति कहलाती है। ठीक है, परंतु कुछ क्षेत्रों में विकास सीमित ही रहा, इसलिए 1980-90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इनसे निम्नलिखित दिशाओं में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी में फसल बीमा का प्रावधान किया गया, किसानों को कम कीमत पर ऋण उपलब्ध कराया गया और ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों आदि की स्थापना की गई जिससे किसान आसानी से ऋण ले सके। किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, दुर्घटना बीमा जैसी अन्य योजनाएं भी शुरू की गई। इसके अलावा आकाशवाणी व दूरदर्शन जैसे समाचार प्रदान करने वाले माध्यमों की सहायता से लोगों को, किसानों को मौसम की जानकारी आदि भी प्रदान की गई है। ठीक है जी। सरकार ने किसानों को दलालों को शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा की। न्यूनतम सहायता मूल्य निश्चित करती है सरकार, जिसके आधार पर
कम से कम उतनी ही कीमत फसल की रहती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। लगभग 60% लोग भारत में कृषि करते हैं। 2010-11 के अनुसार भी यह 52% जनसंख्या के लिए रोजगार व आजीविका का साधन रही है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? मतलब है किसी देश का एक वर्ष के दौरान कितना वह उत्पाद करता है, उसमें निर्यात कितना करता है, आयात कितना करता है, तो उसके अंतर को निकालकर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी में अब कृषि का योगदान घट रहा है। ठीक है, तो यह एक चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार ने आधुनिकीकरण करने के भरसक प्रयास किए हैं। सरकार ने नए नए कृषि विद्यालयों की स्थापना की है, कृषि अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की है, पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की है, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान में मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी है। जैसा कि इस तालिका से स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस प्रकार से गिरावट आई है, आप इस तालिका को में देख सकते हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण है विश्व का एकीकरण। विश्व का एकीकरण मतलब आधुनिक समय में तकनीकी में और सूचना संचार यंत्रों में, इसका अलावा ट्रांसपोर्ट में सुधार की वजह से पूरा विश्व एक हो गया है। अर्थात किसी विश्व में कहीं से कहीं पर भी किसी प्रकार का माल भेजना बहुत सुगम हो गया है, जो कि पुराने समय में बहुत मुश्किल था। पहले जब वैश्वीकरण नहीं था, वैश्वीकरण न होने की वजह से यूरोपीय व्यापारी भारत में आए, क्योंकि भारत के मसाले पूरे विश्व में उनकी बहुत ज़्यादा मांग थी और इसीलिए वे भारत आए थे। आज भी भारत से मसालों का निर्यात बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक है, लेकिन वैश्वीकरण के होने के बाद भारतीय किसानों को इसके परिणामों का सामना करना पड़ा। कैसे परिणामों का सामना करना पड़ा? कि उनको कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में भाग लेना पड़ रहा है, और प्रतिस्पर्धा में यदि उनकी जो फसल है उसकी क्वालिटी उच्च नहीं होगी तो उसकी मांग विश्व में कम हो जाती है। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो मैंने बताया अभी आपको। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। तो बात वही है कि उनको कृषि, उनके आधुनिक यंत्र हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं, तो इस कारण से भारत में कृषि पिछड़ रही है। दूसरा एक कारण यह भी हो जाता है कि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, तो किसान के पास जो कृषि करने के लिए क्षेत्र रहता है वो बहुत कम रहता है, तो इस वजह से किसान को लाभ कृषि में कम होता है, और लाभ कम होने के कारण किसान कृषि को छोड़ रहे हैं, जबकि विश्व के अन्य देशों में किसानों को भरपूर सहायता दी जाती है, जिससे वो कृषि में उनको नुकसान ना हो। ठीक है, आज भारतीय कृषि दोहराए पर भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति में सुधार करने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति भी विवादों से घिरी है। लोगों का आरोप है, कहना है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों का अधिक प्रयोग और जलभूतों के सूखने के कारण जैव विविधता लुप्त होने के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। भूमि का निम्नीकरण मतलब भूमि की जो उर्वरकता है, जो उपजाऊपन है भूमि का, वो कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? कि अत्यधिक रसायनों को की प्रयोग किया जा रहा है भूमि में अधिक पैदावार लेने के लिए, और ऐसे ही जैव विविधता लुप्त हो रही है। यानी का मतलब विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के प्रयोग से विभिन्न कीटों का, विभिन्न उनका जानवरों का नष्ट हो रहे हैं, तो इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों, कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमको ऐसी कृषि करनी चाहिए जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और इसके कृषि के निम्नीकरण पर जो है, इसमें जनसंख्या का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है और कृषि क्षेत्र है उसकी तुलना में कम, तो इससे भी
कृषि का निम्नीकरण हुआ है, क्योंकि किसान अपनी जीविका का पूर्ति करने के लिए अत्यधिक कीटनाशकों का, रसायनों का आदि का प्रयोग करता है। ऐसी जगह पर जिन क्षेत्रों में जिस प्रकार की फसल नहीं करनी चाहिए वहाँ पर भी नलकूपों आदि की सहायता से वो भूमि में से जल खींचकर वहाँ पर ऐसी कृषि कर रहा है जिससे उस भूमि की उर्वरता कम हो रही है। ठीक है, तो यह हमारा कृषि का चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।